नमस्कार दोस्तों आज हम भारतवर्ष के एक ऐसे महान सम्राट के बारे में जानेंगे जिसने अपने संपूर्ण जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा तथा अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर अनेक राजाओं को रणक्षेत्र में धूल चटाई और उनको अपनी अधीनता स्वीकार कराई तथा विश्व के नक्शे पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। प्रयाग प्रशस्ति में उसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया। इसके शरीर पर भी राणा सांगा के समान कई घाव थे। ये महान पराक्रमी सम्राट समुद्रगुप्त था। उसके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था और माता का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। उसके सिक्कों पर उसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया। समुद्रगुप्त संभवतः ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। उसके अनेक अग्रज भाई थे, किंतु चंद्रगुप्त ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की। वह 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 375 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासन संभालते ही उसके नाम का सितारा नीले गगन में चमकने लगा और गुप्त साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ हो गया। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति में उसके द्वारा विभिन्न राज्यों पर प्राप्त की गई विजयों की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त के 4 राजाओं को परास्त किया और अपने विजय अभियान की शुरुआत की। इन राजाओं ने कुछ समय तक तो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकारी, किंतु कुछ समय बाद पुनः स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध की विजय समुद्रगुप्त के लिए आंशिक विजय थी, अतः समुद्रगुप्त ने पुनः आर्यावर्त पर आक्रमण किया और इस बार आर्यावर्त के 9 रणबांकुरों का मस्तक रण क्षेत्र में नतमस्तक कर दिया तथा उनके साम्राज्यों को जड़ों से उखाड़ फेंका और उस पर गुप्त वंश की पताका फहरा दी। आर्यावर्त की इस विजय ने भारतवर्ष के दूसरे शासकों में समुद्रगुप्त का भय पैदा कर दिया। अब उनको उनके साम्राज्य की चिंता सताने लगी। इस प्रकार भारतवर्ष में एक महान, बलशाली, पराक्रमी सम्राट का उदय हुआ। आर्यावर्त पर विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त का ज्ञान दक्षिण की ओर गया। उस समय दक्षिण में 12 शक्तिशाली राजा शासन कर रहे थे। दक्षिण के राजा युद्ध कौशल में बहुत माहिर थे। उनके पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं शक्तिशाली अश्व और गज सेना थी। वह विभिन्न प्रकार के चक्रव्यूह की रचना करने में माहिर थे। अतः समुद्रगुप्त के लिए दक्षिणापथ की विजय कोई आसान कार्य नहीं था, किंतु उसने अपने शौर्य, वीरता और रण कौशल के बल पर दक्षिण के राजाओं को छठी का दूध याद दिला दिया। वह पराक्रमी सम्राट होने के साथ साथ कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। तो इस बात से भली भांति परिचित था कि दक्षिण के राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण रख पाना असंभव है। अतः उसने दक्षिण के राजाओं को केवल अधीनता स्वीकार करवा कर छोड़ दिया। दक्षिण के राजा समय समय पर उसे कर देने आते थे। दक्षिणापथ पर विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। अब उसकी साम्राज्य विस्तार की भूखे शहर के समान हो गई। समुद्रगुप्त का अगला निशाना था प्रत्यंत राज्य। ये राज्य उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित थे। इन राज्यों में समतट, दवाक, कामरूप, कृतपुर, नेपाल प्रमुख थे। समुद्रगुप्त ने आसानी से इन राज्यों को रोन डाला। ये राज्य समुद्रगुप्त को कर देते थे तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उसे प्रणाम करने राजधानी में उपस्थित होते थे। समुद्रगुप्त की बढ़ती प्रतिष्ठा व साम्राज्य के विनाश के भय से बचने के लिए उत्तरी पश्चिम सीमा पर स्थित कुछ गणराज्यों ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इन राज्यों के प्रति भी समुद्रगुप्त ने प्रत्यंत राज्यों वाली नीति अपनाई। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक बार फिर से अखंड भारत का निर्माण किया। इन सभी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद गुप्त वंश के घोड़े बेलगाम होकर संपूर्ण भारतवर्ष पर दौड़ने लगे। अब गुप्त वंश का सितारा विशाल सूर्य का रूप ले चुका था, जिसके प्रकाश से संपूर्ण भारतवर्ष प्रकाशमान हो रहा था। समुद्रगुप्त एक महान विजेता के साथ साथ पराक्रमी सेनानायक भी था। जब वह रण में प्रवेश करता तो ऐसा प्रतीत होता मानो जैसे रणचंडी नृत्य कर रही हो। उसके सिक्कों पर पराक्रमांक
नामक उपाधि उत्कीर्ण है, जिसका अर्थ है पराक्रम है पहचान जिसकी। व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र का सम्मान पराक्रमी। अप्रतिरत अर्थात जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, ऐसी भारी भरकम उपाधियां धारण की जो उसकी वीरता तथा शौर्य का बखान करती है। वह एक महान योद्धा होने के साथ साथ दयालु भी था। उसे अरण्य अभिलेख में रुष्ट होने पर यमराज तथा प्रश्न होने पर कुबेर कहा गया। समुद्रगुप्त एक महान संगीतज्ञ भी था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह संगीत में नारद और तुमरू को भी लज्जित कर देता था। ब्रिटिश इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, किंतु ये उपाधि समुद्रगुप्त के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में हार हो गई थी, किंतु समुद्रगुप्त अपने संपूर्ण जीवन काल में अपराजित रहा। ये संज्ञा समुद्रगुप्त के लिए सही नहीं है। स्मिथ ने यह संज्ञा पश्चिम की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए समुद्रगुप्त के लिए दी थी। अतः समुद्रगुप्त जैसा महान सम्राट और भारत में कोई पैदा नहीं हुआ। समुद्रगुप्त ने भारतवर्ष के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। दोस्तों, इस प्रकार की एक और रोचक कहानी लेके आएंगे हम अपने अगले वीडियो में। अगर आप इस प्रकार की और किसी सम्राट की कहानी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें